नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि दरवाजे के बाहर हर्षवर्धन के मॉम, डैड और अनाया बात कर रहे थे। अनाया उन्हें समझाती है कि पहले कैसे हर्षवर्धन अकेला पड़ गया था। वह बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ है और जिंदगी जीना सीख चुका है। भले ही वह पहले की तरह सख्त था, लेकिन अब वह दिल से खुश रहने लगा है। तो वह उसे समझाती थी, जिसे देखकर वह दोनों ही भावुक हो गए और अनाया को देखते हुए प्यार से बोले, जोड़ या घटाओ कि हम तुम्हारी बात समझ गए। लेकिन बेटा, हर्षवर्धन की दादी यह बात नहीं समझेगी। वह अभी भी कुछ न कुछ जरूर करेगी। वह काफी जिद्दी है। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं है, लेकिन एक बार अगर उनके दिल में किसी के लिए नफरत बैठ गई तो वह इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये सुनकर अनाया, जो अब तक उन्हें समझा रही थी, उसकी आंखों में डरावनी चमक आ गई। वही उसका ऐसा रूप देखकर वह दोनों नामे सिर हिलाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अनाया की आंखों की चमक का मतलब है किसी के लिए मुसीबत आना पक्की है। और शायद ये मुसीबत इस बार हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी पर आने वाली है। वही अनाया अपनी आंखों में खतरनाक चमक लाते हुए गंभीर आवाज में बोली, मुझे पता है आप लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आप मेरा भी उसूल जानते हैं, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। अगर वह हर्षवर्धन पर ज्यादा प्रेशर बनाएगी या फिर उसकी वजह से हर्षवर्धन परेशान हुआ, तो मैं ये बात पक्की करूंगी कि जितना हर्षवर्धन परेशान होगा उतना वह भी परेशान हो। मेरा हमेशा एक ही उसूल रहा है, जो मुझे प्यार देता है मैं उन्हें उससे भी ज्यादा प्यार देती हूँ। जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं मैं उन्हें दुगनी रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन हर्षवर्धन अब मेरी बॉटम लाइन है और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी उसके लिए परेशानी खड़ी करे। ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, जैसे वह हर्षवर्धन के लिए खड़ी हो। वहीं अनाया की नजरों में वह चमक देखकर एक पल के लिए तो सीमा रावत और राजवीर रावत भी डर गए। हालांकि राजवीर रावत दिल ही दिल खुश था कि उसका बेटा, जिसे इतना प्यार करता है और जिस पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, उसकी बीवी भी उसे उतना ही प्यार करती है। वह प्यार भरी नजरों से देखते हुए अनाया का सिर थपथपाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे तुम पर यकीन है। तुम जो भी करोगी वह सही करोगी। बस इतना कहूंगा, ज्यादा आगे मत बढ़ाना। वह अभी भी हमारे बुजुर्ग है। अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस उन्हें थोड़ा सा परेशान करूंगी। मुझे पता है वह हर्षवर्धन को प्यार करती है, बस वह अपनी सोच से बाहर नहीं आ रही है। मैं बस उन्हें थोड़ा सा तंग करूंगी। वहीं उसकी शरारत भरी बात सुन सीमा रावत उसके कान मरोड़ते हुए बोली, बदमाश, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम कुछ गड़बड़ करने वाली हो। फिर उससे प्यार से देखते हुए बोली, अब तुम अंदर जाओ, यहाँ पर काफी ठंड है और तुम अभी अभी भयंकर जगह से वापस आए हो और तुम्हें चोट भी लगी होगी। जो जाकर अंदर हर्षवर्धन के पास बैठो, वरना वह बदमाश अभी यहाँ आ जाएगा तुम्हें वापस ले जाने के लिए। वह तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता। अब मुझे तुम दोनों की चिंता नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हो। वही उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वह वापस अंदर चली गई। वहीं अंदर का माहौल काफी अलग था, जहां पर जिंदल ब्रदर्स हर्षवर्धन से बात कर रहे थे और उसे वहां की सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन बस कुछ लफ्जों में जवाब दे रहा था, वह कुछ बात नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी साइड बैठी हुई सारा अपनी ललचाई नजरों से हर्षवर्धन को एक तक देख रही थी, जैसे सामने कोई हड्डी बैठी हो और वह भी उसे निगल लेगी। ये देखकर अनाया तुरंत अंदर आई और जाकर पहले की तरह हर्षवर्धन के पास बैठ गई। वहीं ये देखकर सारा का खून खौलाना चाहती थी और हुआ भी बिल्कुल वैसे। सारा अपनी जलन भरी आवाज में बोली, अनाया क्या कर रही हो? मिस्टर रावत को पसंद नहीं है कोई उसके नजदीक भी जाए, और तुम वहां क्यों बैठ गई हो? तुम्हें वहां से दूर हो जाना चाहिए। ये सुनकर तो अनाया की आंखें छोटी हो गई, उसके साथ साथ हर्षवर्धन की भी आंखें छोटी हो गई थी। हर्षवर्धन, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी बीवी को उससे दूर करे, वह तुरंत अनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कठोर आवाज में बोला, तुम होती कौन हो उसे मुझसे दूर करने वाली? ये तुम्हारा मामला नहीं है। फिर वह हर्षद जिंदल की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारे साथ आए है, ये कौन है और वो यहाँ आकर इतनी बकवास क्यों कर रही है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरे घर पर आए?
ये सुनकर हर्षद जिंदल उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ। ये सब कुछ मेरी दादी माँ की वजह से हुआ है। इस लड़की ने जिद की और मेरी दादी माँ की जिद की वजह से मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। तुम बस उसे इग्नोर करो, यह कोई खास नहीं है। ये सुनकर सारा रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, हर्षद भाई आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, मैं आपकी बहन हूँ। तभी हर्षद जिंदल, जिससे अब ये बर्दाश्त नहीं था, वह एक नज़र आकाश की ओर डालता है। आकाश, जिससे पहले से ही शॉर्ट टेम्पर कहा जाता था, वह सारा को घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ बस जबरदस्ती लाया गया है। तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और खास करके हर्षवर्धन भाई की जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके लायक नहीं हो कि वह तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए जवाब दे। ये सुनकर तो सारा का चेहरा काला पड़ गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश जिंदल हर्षवर्धन के आगे ही उसकी बेइज्जत कर देगा। उसके दिल में तो गुस्से की आग लग गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रेशमा बात को बदलते हुए बोली, वैसे अनाया तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम इतनी खतरनाक जगह पर गई थी। ये सुनकर बाकी तीनों भाई भी एक साथ अनाया को देखते हैं। अनाया गंभीर आवाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हर्षद जिंदल गंभीर आवाज ने बोला, जोड़ या घटाव, हर्षवर्धन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह समझ गए कि वह सभी लोग सारा के सामने बात नहीं कर सकते, और अब तो अनाया को भी वो कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। इसलिए हर्षवर्धन बोला, ठीक है चलो स्टडी रूम में। इतना बोलकर आकाश, हर्षवर्धन और हर्षद जिंदल स्टडी रूम में चले गए। उनके जाते ही ज्ञान, जो इस चीज का कब से इंतजार कर रहा था, वह तुरंत अपनी लिटिल सिस्टर के पास जाकर बैठ गया और एक साइड आवाज में बोला, अब जाकर मुझे अपनी सिस्टर से बात करने का मौका मिला। वह लोग तो मुझे अपनी बोरिंग बातों से पका रहे थे। वहीं अनाया की दूसरी साइड रेशमा बैठ गई। अब वहां पर सारा ही एक ऐसी लड़की थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठी हुई थी, क्योंकि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। ये देखकर सारा को गुस्सा तो बहुत आया। उसके हिसाब से यह सारी लाइमलाइट उसकी होनी चाहिए थी, ये घर उसका होना चाहिए था। यही सोचकर वह पूरे घर को एक नज़र देखती है। घर में लगे ऑथेंटिक और एक्सपेंसिव फर्नीचर को देखकर उसकी आंखें लालच से भर गई। वह बहकर ही बहुत ज़्यादा अमीर ना रही हो, लेकिन बचपन से ही उसे लग्जरियस और अमीर चीज़ों का शौक था, और उसकी माँ भी यही कहती थी कि पैसा ही सब कुछ होता है। इसीलिए वह कीमती चीज़ों को पहचानने में काफ़ी अच्छी थी। एक नज़र देखकर ही उसने पहचान लिया कि वहाँ शोपीस में रखी हुई कोई भी चीज़ मामूली नहीं है। यहाँ तक कि जिन सोफ़ों पर वह बैठे थे वह भी कई करोड़ के थे। आम लोग तो इतने पैसे में पूरा बंगलो बना लेते हैं, लेकिन हर्षवर्धन ने इतने पैसे बस बैठने के लिए एक मामूली सोफे पर लगा दिए। यहाँ तक कि वहाँ रखा हुआ पेन होल्डर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, कीमती और एंटीक था। ये सब कुछ देखकर सारा की आंखें लालच से भर चुकी थी। उसे देखकर अनाया भी समझ गई कि वह लालची लड़की क्या सोच रही है। अनाया मन ही मन सोच रही थी, अगर उसे पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा कमरा भी है जहाँ पर दुनिया की सबसे रेयर, दुर्लभ, एंटीक चीज़ रखी हुई है, तो सारा की आंखें तो बाहर ही आ जाती। और यह सच भी था। हर्षवर्धन को एंटीक चीज़ कलेक्ट करने का शौक था, और अनाया भी अपने हस्बैंड की इस शौक को बहुत अच्छे से जानती थी। पिछले कुछ वक्त में उसने कई सारी एंटीक चीज़ इकट्ठा की थी, वह भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ जो म्यूजियम को भी हासिल करने में बहुत मुश्किल होती थी। हालांकि टेक्निकल, कानूनी तौर पर वो चीज़ इलीगल मानी जाती होगी, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो और जो देश के कल्चर तक को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी चीज़ों को लोगों को अपने पास रखने की मंजूरी नहीं होती। ऐसी चीज़ गवर्नमेंट हमेशा ही अपने पास रखती है और किसी न किसी म्यूजियम में लगा देती है। लेकिन अनाया की बात में मामला अलग था। अनाया जो चाहे वो अपने पास रख सकती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ उसने खुद खोजी थी। वो कई बार एंटीक मार्केट का दोहरा करती थी और वहाँ से कई कीमती चीज़ उठाती थी। पिछले कुछ वक्त में तो हर्षवर्धन का वो एंटीक चीज़ों का कमरा पूरा भर चुका था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को खोजने में अनाया माहिर थी। क्या सारा की लालच उसे डालेगी मुसीबत में, और क्या आगे हर्षवर्धन कौन सी नई चाल चलने वाला है शाकाल के खिलाफ? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।